हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारा ये फिजियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है उसमें जो हमारे प्रश्न हैं वो पाचन तंत्र के हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के प्रश्न हैं। ओके, लगभग सारे ही प्रश्न पाचन तंत्र से जुड़े हुए होंगे। बात आती है मुझसे, मैंने बताया था आपको डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा देर तक बोलने को मना किया है कंटिन्यूसली, क्योंकि जब डॉक्टर से हमने सलाह ली थी तो हमने बताया था कि हम पढ़ाते हैं उस समय हमें 10-15 मिनट हम वीडियोस को बनाते हैं, सही रहता है। उसके बाद मेरा जो है खांसना शुरू हो जाता है, फिर मेरी वीडियो बार बार मुझे बंद करनी पड़ती। भाई डॉक्टर को तो बताना ज़रूरी थी ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने और लंबे समय से मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उन्होंने कहा है अब जाकर कि आप कुछ दिन मेरे कहने से 1-2 महीने, बहुत लंबी, पहले तो उन्होंने मना ही किया था क्लासेस लेने के लिए कि थोड़े दिन पढ़ाना बंद कर दो, लेकिन मैंने कहा भाई सर बहुत मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हम ये तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये कहा कि आपको अपनी हेल्थ प्यारी है या फिर ये सारी चीज़ें प्यारी हैं। तो मैंने कहा मुझे दोनों ही प्यारे हैं। तो उन्होंने बोला तो ऐसा करें आप, जब आपको लगता है कि जितने समय तक आप अच्छे से पढ़ा सकते हो उतनी ही देर पढ़ाओ, उसके बाद वीडियो बंद कर दो अपने आप। ठीक है, 2 वीडियो, अगर आप एक वीडियो में आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके 2 बना दो। उन्होंने मुझे समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बोली। तो मैं आपको यहाँ पर ये इतना सा बता रही हूँ क्लास में कि बच्चों, मैं कोशिश पूरा अपनी तरफ से अच्छा आपको जो भी कंटेंट है देने की कोशिश करूँगी। और इसीलिए मैंने कल एक क्रैश कोर्स वाली वीडियो भी बना के आपको डाली थी कि अगर आपके पास कंटेंट का कोई इशू है तो आप प्लीज़ वो कंटेंट लोगों का ले लें। मेरा नहीं है, मैं नहीं बेच रही क्रैश कोर्स। जो भी इतने चैनल हैं, आपके चंद्रा है, आपका आई थिंक टारगेट विद आलोक है, और शायद पाथ एजुकेशन भी दे रहा है। सारा मैंने सबका नहीं देखा, टारगेट विद आलोक का मैंने प्रचार काफ़ी देखा है। ठीक है, तो उनके आप सस्ते क्रैश कोर्स हैं 1000 में आपको, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो। ठीक है, ओके, प्लीज़ मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। मैं पढ़ाऊँगी, अपना कोशिश करूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। मैं क्लासेस को लंबे समय तक नहीं पढ़ा सकती बिकॉज मुझे प्रॉब्लम है, और मैं बस बात को यहीं पर जल्दी से ख़त्म करती हूँ, नहीं तो इसी में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जानते हो मैं रेगुलर वीडियोस भी जो डाल रही हूँ वो भी हमारे 10-12 मिनट से ज़्यादा के नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जाती है कोई वीडियो तो 11 मिनट या 12 मिनट की जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोशिश करूँगी यहाँ पर आपके 3-4 टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपका यकृत, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, और यहाँ पर लार ग्रंथियों से कुछ प्रश्न, जो कि ये बिल्कुल टॉपिक आपको अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ओके, मेनली बात आती है बच्चों कि इन क्लासेस में हमें प्रेशर देना पड़ता है। नॉर्मल जो हम बोलते हैं बैठकर कैमरे के सामने, उसमें हम नॉर्मल बात को बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज नहीं होना पड़ता, पर इसमें हमें समझानी पड़ती हैं चीज़ें, तो प्रेशर आता है गले के ऊपर मेरे। ठीक है, तो इसलिए मुझे दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, HDL द्वारा डैश द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। ए है गुर्दे द्वारा, बी है यकृत द्वारा, सी है मांसपेशी द्वारा, डी है अग्नाशय द्वारा। तो HDL जो होता है आपका, ध्यान रखिएगा, यकृत द्वारा ही आपका क्या किया जाता है, ये संश्लेषित भी किया जाता है, और फिर संश्लेषित करके यहीं से स्रावित किया जाता है, सीक्रेशन भी यहीं से होता है इसका। ठीक है भाई, जहाँ बनेगा वहीं से सीक्रेट होगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न को मान लो इस बार संश्लेषित पूछा है, इसके बाद पूछ लिया जाए कहाँ स्रावित होता है, तो भी आपका आंसर यकृत होगा। अब हमारी बात आती है कि यकृत है क्या। तो आप ध्यान रखिएगा, जो यकृत है हमारा, ये पाचन ग्रंथि है। ठीक है, पाचन ग्रंथियाँ आपकी मुख्यतः कितनी होती हैं आपसे पूछी जाए तो 3 ग्रंथियाँ होती हैं। नंबर 1 आपकी लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि होती है। दूसरी है आपकी यकृत, ओके, यकृत, और तीसरी है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये 3 ग्रंथियाँ हमारे शरीर में मुख्य रूप में पाई जाती हैं, जिसमें यकृत जो है आपकी, अगर आपसे पूछा जाए यकृत के विषय में, तो यकृत कैसी है, किस कलर की है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे ये भूरे लाल रंग की। ठीक है, भूरे लाल रंग की, चॉकलेटी कलर की। ठीक है, भूरे लाल रंग की चॉकलेटी कलर की ये क्या है, ग्रंथि है, चॉकलेटी कलर की ये ग्रंथि है। कहाँ पर ये स्थित होती है, तो ये डायाफ्राम के नीचे। ठीक है, कहाँ, डायाफ्राम के नीचे। ठीक है, डायाफ्राम के नीचे ये पसलियों के पास स्थित होती है। ओके, तो ये तो आप समझ ही सकते हो, इतना सब कुछ लिखना क्या जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। तो 1.5 kg की ये होती है। 1.5 kg मतलब कहा जाए तो 1500 ग्राम लगभग। ठीक है ना, 1500 ग्राम होगा। तो 1.5 kg, अगर 1500 ग्राम पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 1500 ग्राम, ये इसका वजन होता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको ध्यान रखा पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके,
आगे अगर हम बात करते हैं जो यकृत होता है, और ये जो मैं आपको इस समय जो चीज़ें बता रही हूँ, ये ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं और किसी भी बुक से लाई, नहीं, ये आपकी क्लास 12 की बुक का कंटेंट लाई हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन ये PYQ है PGT का, लेकिन ये जो कंटेंट एक एक चीज़ है जो यकृत के विषय में मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपका यकृत यहीं पर मैं पढ़ा दूंगी पूरा। ये आया है आपका कहाँ से, ये आपका आया है आपकी SCERT की बुक क्लास 12 का ये नोट है, ठीक है। एक्चुअली जब मैं बता देती हूँ कि मुझे गले में दिक्कत है तो मुझे ज़्यादा बोलने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि मेरे गले में दिक्कत है, ठीक है। बकाया मैं नॉर्मल, अब मुझे सच में अभी से प्रेशर लगने लगा है कि मुझे गले में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो यकृत होता है, इसमें जो पिंडक होते हैं, जो लेब्यूल्स पाए जाते हैं, पिंडक, तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें पिंडक पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम लेब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। पिंडक पूछे जाए कहाँ पाए जाते हैं, यकृत में पाए जाते हैं। इनका पूछा जाए कैसे आकार के होते हैं, ये तो षटभुजीय आकार के होते हैं, षटभुजीय आकार के होते हैं, मतलब जिसके होता नहीं, षटकोण बोलते हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से होता है, तो इसमें जिसमें 6 कॉर्नर जाते हैं, तो ये षटभुजीय आकार का होता है। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बना नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये षटभुजीय आकार का होता है। ओके, इसमें इसका जो आवरण है, अगर आपसे पूछा जाए यकृत का आवरण किसका बना होता है, तो ये ग्लीसन संपुट कहते हैं। यकृत के आवरण को क्या कहते हैं, ग्लीसन संपुट कहते हैं, ग्लीसन संपुट। यकृत का आवरण क्या कहलाता है, ग्लीसन संपुट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न आपके में नहीं आया है वो प्रश्न आपका आ सकता है, क्योंकि यकृत आप देखोगे PGT में यकृत से बहुत प्रश्न बनता है। क्या करता है ये, पित्त का स्राव करता है। क्या आपको ये पता है, बिल्कुल पता होगा, ये तो बहुत ईजी है, कई बार पूछा बताया गया है। पित्त का श्रावण करता है। पित्त का श्रावण कहाँ से होता है, तो यहीं से होता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं, सेल कौन सी पाई जाती हैं, तो इसमें आपको पता होंगी कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुप्फर कोशिकाएं। ओके, कुप्फर कोशिकाएं या फिर तार्कित सेल भी हम इसको बोलते हैं, पाई जाती हैं। कुप्फर सेल्स या फिर तार्कित सेल्स इसमें पाए जाते हैं। ओके, ये क्या होता है, करता क्या है, काम क्या है, इन कोशिकाओं का काम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमारे शरीर में मृत और निष्क्रिय, ठीक है, मृत और निष्क्रिय जो RBC होते हैं, लाल रुधिर कणिका जो होती हैं, रुधिराणु, ठीक है, RBC, लाल रुधिराणु जो होते हैं, RBC होते हैं, उनका भक्षण करती हैं। उनका क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। कौन से वाले, जो मृत और निष्क्रिय होते हैं, मतलब जो मर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हो जो RBC होते हैं, इनके विखंडन से ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो जब इनका भक्षण करके फिर क्या करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। तो RBC के विखंडन से भी आप जानते हो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, लेकिन उसका भक्षण कौन करती है, भक्षण कौन करती है, तो ये आपकी कुप्फर सेल्स करती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, आई थिंक। ओके, तो ये आपका यकृत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, जो यकृत होता है, इसमें पित्तरस कितना स्रावित होता है, तो 500 से 700 मिलीलीटर, ठीक है, 500 से 700 मिली ml लिख लीजिएगा, 500 से 700 पित्तरस। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 500 से 700 ml इसमें पित्त स्रावित होता है प्रतिदिन। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। जो आपके टॉपिक रह गए हैं इनसे भी प्रश्न आगे हम अभी आपका गिना से भी कंप्लीट हो जाएगा। गुर्दा आप जानते हो फिल्टर का उत्सर्जी अंग है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग, मतलब उत्सर्जी मुख्य पार्ट, सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा है उत्सर्जी, ठीक है, त्वचा सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। और गुर्दे क्या है आपके, गुर्दे मुख्य है उत्सर्जी अंग है। किडनी जो होती है, किडनी को ही हम गुर्दा कलेजा कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी जिम्मेदार है, ए है पेप्सिन, बी है राइबोज न्यूक्लियस, सी है टाइलिन, डी है लैक्टेज। प्रश्न क्या है, एसिड माध्यम में बात हो रही है। अब एसिड माध्यम में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड माध्यम में पाचन किस अंग में होता है, ठीक है। तो जो पेप्सिन होता है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ए ऑप्शन पेप्सिन जो है बिल्कुल सही होगा। जो पेप्सिन है ये कहाँ मिलता है, आपके आमाशय में, ठीक है, आमाशय में मिलता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, आप सभी जानते हो कितने, 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, एक कॉर्डियक होता है, कॉर्डियक होता है, फंडक होता है, फंडक, कॉर्डियक, फंडक, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है हमारा पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक। ये 3 पार्ट होते हैं। यही पाइलोरिक वाले भाग में एक पाया जाता है पाइलोरिक बॉल्ब, ठीक है,
पाइलोरिक बल्ब पाया जाता है। ये पाइलोरिक बल्ब करता क्या है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो ये जो भोजन होता है, इसको भोजन यहाँ से कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में भोजन जब चला जाता है आमाशय में, तो ये पाइलोरिक बल्ब क्या करता है, छोटी आंत से भोजन, मान लो यहाँ आमाशय से भोजन गया कहाँ, छोटी आंत में, तो ये वापस नहीं आने देता। ठीक है, तो जैसे एपिग्लोटिस ग्रास नली से जब भोजन जाता है तो उसको ग्रास नली से श्वास नली में नहीं जाने देता। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या करता है, जो पाइलोरिक बल्ब होता है, जब भोजन हमारे छोटी आंत में चला जाता है तो उसे वापस आमाशय में नहीं आने देता। तो पेप्सिन का श्रावण कहाँ होता है, आपसे पूछा जाए, पेप्सिन, रेनिन और तीसरा था लाइपेज, कुछ मात्रा में लाइपेज जो है इसमें भी बनता है आमाशय में। तो ये 3 एंजाइम जो होते हैं आपके किस में पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आमाशय में पाचन होता है वो एसिड माध्यम में होता है। ठीक है, एसिड माध्यम में पाचन होता है। क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा पेप्सिन के विषय में। जो ये पेप्सिन है ये प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन में को किस में बदलता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः पाचन नहीं होता है, एमिनो एसिड हमें प्राप्त नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, कह सकते हैं काइम में परिवर्तित होता है, सिर्फ भोजन क्या काइम में परिवर्तित होता है, काइल नहीं बनता। काइल तो जब आपका छोटी आंत में भी भोजन का पाचित हो जाएगा, जब स्टूल के रूप में वापस हो जाएगा तब कहते हैं, और इसमें से वेस्ट निकल जाता है ये, और उसी समय में एमिनो एसिड की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन, जो पेप्सिन है आपका ये क्या करता है, प्रोटीन जो है आपका उसको प्रोटीएजेस, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ और हो सकता है मैं एडिटिंग में वीडियो की आवाज़ बढ़ा दूँ, मतलब आवाज़ नहीं सॉरी स्पीड बढ़ा दूँ, क्योंकि जिससे मैं थोड़ा लंबा क्लास कर सकूँ। ठीक है, तो प्रोटियोसिस तथा पेप्टोन्स में ये बदल देती है। ठीक है, पेप्टोन्स में ये बदल देती है। तो प्रोटीन पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटियोसिस या फिर तथा पेप्टोन्स में बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये अम्लीय पाचन होता है, ये तो आपको पता ही चल गया। बात आती है दूसरा कि रेनिन भी पाया जाता है आमाशय में। तो रेनिन क्या करता है, ओके, रेनिन क्या करता है, क्योंकि प्रश्न ये सभी बनते हैं। तो रेनिन क्या होता है, ये प्रोरेनिन के रूप में होता है हमारे शरीर में। ठीक है, किसके रूप में, रेनिन के रूप में होता है। ठीक है, प्रोरेनिन के रूप में ये स्रावित होता है, स्राव होता है, बहाव होता है आमाशय में। तो ये प्रोरेनिन से रेनिन में कैसे बदलता है, तो जो आपको पता है आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब प्रोरेनिन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो यही रेनिन में बदल जाता है। ओके, यही रेनिन में। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि आमाशय में किस रूप में रेनिन पाया जाता है, तो वह आपका प्रोरेनिन के ही रूप में पाया जाता है। पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो ये रेनिन में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह जब रेनिन क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, क्योंकि ये सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। तो ये सक्रिय होकर क्या करता है, जो दूध की केसीन होती है, दूध की केसीन पर क्रिया करता है, दूध की केसीन पर क्रिया करके इसे किस में बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसे क्या करता है, पैराकैसिनेट में बदल देता है। क्लियर हुआ। तो ये दूध से दही बनना, आप बच्चे देखते हो वॉमिट करते हैं तो उनका दूध फटा फटा सा होता है। तो क्योंकि रेनिन जो है बच्चों में पाया जाता है, कहते हैं लगभग 14 साल तक ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद ये इतना एक्टिव नहीं रहता है। तो 14 साल तक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं तीसरा अम्लीय पाचन जो होता है। भाई आमाशय में अम्लीय पाचन किस किस से होता है, यहाँ पर तो पेप्सिन दिया, कल को आपको रेनिन भी ऑप्शन में तो मिल सकता है ना, कल को आपको लाइपेज भी मिल सकता है। तो लाइपेज का पाचन यहाँ पर भी होता है, लाइपेज से पाचन और आगे भी होगा, वो भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। सारी क्लास यहीं पर कंप्लीट हो, सारी डाउट यहीं पर क्लियर होंगे। जो लाइपेज होता है फिर ये क्या करता है, तो आप कहोगे ये भी आपका अम्लीय ही पाचन करता है, लेकिन ये किसका करता है, ये वसा को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आमाशय में ही पाया जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पर वसाओं का पाचन, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए वसा का पाचन होता है पर बहुत कम होता है, कहाँ होता है, तो वो आमाशय में होता है। तो आमाशय में जो लाइपेज होता है ये पाचन तो करता है, तो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। आमाशय में नाम के लिए यहाँ पर होता है पाचन, मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो वसा होता है ये बसीय अम्ल और थोड़ा सा बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है, बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में क्या होता है, खाली बदल जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाचन नहीं होता। ठीक है, ग्लिसरॉल में यहाँ पर बदल जाता है। तो ये क्लियर हुआ आपका। बस आपको इतना विशेष तौर पर याद रखना है, एसिड माध्यम में अब की पूछा गया पेप्सिन का, अगली बार आपसे रेनिन या लाइपेज पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों का पाचन एसिड माध्यम में हो रहा है। ठीक है, पूर्णतः पाचन नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए है पिट्यूटरी, बी है लार ग्रंथि, सी है यकृत, डी है थायराइड ग्रंथि। और ये क्लास मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ उस समय, अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, पर उम्मीद होती है तो मैं मुझे बहुत निराशा होगी कि भाई इतनी समस्याओं के साथ हम चीज़ें कर रहे हैं तब भी आप लोग लाइक तक नहीं करते हो, बहुत अफसोस होता है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको सभी को पता है, क्या पिट्यूटरी है, क्या लार ग्रंथि है, क्या यकृत है, या थायराइड है? तो अभी तो बताया था भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपकी यकृत है। कैसी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये शरीर की हमारे। ओके, अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियों की। हालांकि हमने आपको बता दिया कि 3 ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये 3 ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं पाचन तंत्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। ग्रंथि आप रट लेना, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय, ये 3 जो ग्रंथि हैं ये क्या है? आपकी पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ हैं। ओके, आपसे पूछा जाए कि सहायक अंग कौन से हैं पाचन के, सहायक अंग पूछा जाए कौन से हैं, तो आप कहोगे सहायक अंग दांत है। ओके, और कौन सा है? जीवा। ये सहायक अंग हैं आपके। ठीक है, दांत और जीवा क्या है? ये सहायक अंग है। बकाया पाचन अंग पूरे के पूरे मैंने आपको जो भी है, मुख है, ग्रसनी, ग्रास नली, सब कुछ आपको, आमास है, और हमने आपको सब पढ़ाया है। ठीक है, आगे जो भी आप जाओगे पाचन तंत्र वाली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने सब पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ चले हमारी इसी प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा जिसमें ये ऐड है। ओके, आपको पूरा वहाँ पर टॉपिक मिल जाएगा। तो अब आपसे प्रश्न आता है कि भोजन का पाचन अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके बच्चों कहाँ के हैं, हमने बताया है ये आपके क्लास 12 के प्रश्न हैं, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जाए भोजन का पाचन कितने तरीके से होता है, तो आप कहोगे 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से कैसे होता है? एक होता है आपका यांत्रिक पाचन, ठीक है, यांत्रिक पाचन होता है। ओके, और दूसरा आपका होता है रासायनिक पाचन। अगर आपसे पूछा जाए क्या मुंह में यांत्रिक पाचन होता है या रासायनिक, तो आप कहोगे दोनों होता है। कैसे? हमने मुंह से चीड़फाड़ की, दांत थे, खाने को खूब चीड़ा फाड़ा, ठीक है, तो वो क्या है? यंत्र है। दांत हमारा क्या कर रहे हैं? यांत्रिक भाग है। लेकिन जीवा से जो लार निकल रही है, जो टाइलिन है, वो क्या? वो एक रसायन है। तो वो क्या है? दोनों तरीके का पाचन कर रहा है। तो रासायनिक पाचन और यांत्रिक पाचन 2 तरीके के पाचन होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। ओके, अब बात हमने ये कही मुख गुहा में दोनों ही तरीके के पाचन होते हैं। बात आती है मुख गुहा में आपके कितने तरीके के कीड़े पाए जाते हैं या एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपसे हम कहेंगे जो मुख गुहा होता है उसमें 2 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने? 2 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन करता क्या है? तो टाइलिन जो एंजाइम होता है, किण्व होता है, ये क्या करता है? 30% तक, देखिए ये अमाउंट याद रखिएगा, ये आपकी 12th क्लास की बुक का है। 30% मंड को क्या करता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है, माल्टोज शर्करा में बदलता है। ओके, किसमें? माल्टोज शर्करा में बदल देता है 30%। अब बात आती है दूसरा कौन सा है? पहला तो टाइलिन हो गया, दूसरा हो गया आपका लाइसोजाइम। ओके, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, जो लोग नए हैं उनके लिए भी और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी, जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन करें। ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या करता है? जो भोजन हम खाते हैं उनमें कुछ जीवाणु भी प्रवेश कर जाते हैं ना। ठीक है, हवा, वायु, दस्त, हमारे हाथ गंदे होते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन क्या करता है? मंड शर्करा को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में बहुत तरीके के कार्बोज आते हैं, लेकिन इसका माल्टोज का यहाँ पर थोड़ा सा डाइजेशन होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यकृत हम पढ़ा चुके हैं आपको, लार ग्रंथि भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गई आपकी, धीरे धीरे जो रह गई उन्हें भी हम क्लियर कर देंगे। ओके, क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको कंटेंट दे देंगे। लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है। सैलिवरी एमिलेज, बीटा एमिलेज, अल्फा डेक्सट्रेज या फिर बीटा डेक्सट्रोज। तो अभी हमने क्या बताया आपको यहाँ पर? अभी हमने बताया लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताना है जो भोजन के पाचन में यहाँ पर आपको मदद करता है। तो भाई सैलिवरी किसे? लार को कहते हैं, सलाइवा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम लार के विषय में हम पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर स्किप कर देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ओके, पाचन तंत्र का कौन सा कार्य इनमें से नहीं है? क्या भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना,
बी है भोजन से पोषक तत्व अणु अवशोषित करना, सी है गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाना, डी है शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेकर जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का आपको आंसर देना है। तो पाचन तंत्र का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है ये आपको बताना है। तो क्या भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है मतलब आपका पाचन तंत्र? तो बिल्कुल तोड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात करेंगे, भोजन से पोषक तत्व अणु को अवशोषित करता है, तो ये भी बात है, अवशोषण होता है तभी हमें न्यूट्रिशन मिलता है। गैर पचने योग्य अपशिष्ट को हटाता है, तो बिल्कुल हम यूरिन पास आउट करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, तो क्या है, ये पचने योग्य चीज़ें नहीं होती, जिनको हम वेस्ट होती हैं उन्हें हम हटा देते हैं। डी है शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना, तो ये तो काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन का है, हीमोग्लोबिन में भी अगर आपसे पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन क्या है, 2 तत्वों से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है आपकी, ये प्रोटीन है। ओके, हीम क्या है, एक आयरन है, खनिज है। ओके, खनिज है, एक तरीके का कह सकते हो खनिज है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन को मतलब जो ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है, तो ये हीम नहीं लेकर जाता है, ये ग्लोबिन जो प्रोटीन है ये लेकर जाता है ऑक्सीजन को छोटी छोटी कोशिकाओं तक। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में भी ग्लोबिन लेकर जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अग्नाशय रस की निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है? ए है एंटीकिनेज से, कोलिसिस्टोकिनिन से, ट्रिप्सिनोजन से, हिस्टामिन से। तो अग्नाशय रस की निर्मुक्ति किससे प्रेरित होती है उसकी हम बात करेंगे। तो अभी आपको हमने कुछ पढ़ाया, उसको ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो इसका आंसर आप दे जाओगे। अच्छा, अग्नाशय का पूछा है, अग्नाशय की तो अभी हमने बात ही नहीं की, मैं आमाशय के चक्कर में थी। ठीक है, आमाशय का नहीं है, ये अग्नाशय का प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा है अग्नाशय रस की निर्मुक्ति किससे प्रेरित है, तो आपके जो अग्नाशय है उससे भी अगर हम बात करें तो क्या क्या निकलता है, आपके लाइपेज निकलता है जो कि वसा के पाचन के लिए सहायक है, और आपके एमाइलेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और क्या निकलता है, ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन निकलता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो क्या आपको आंसर मिल गया? अब इतना तो बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ना भी आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ट्रिप्सिनोजन मिला। ओके, तो अग्नाशय रस से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ओके, तो इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अग्नाशय के विषय में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अग्नाशय है क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। ओके, पाचन में सहायक अंग तो है ही दूसरा, भाई पाचन में सहायक दूसरी ग्रंथि है, पहली यकृत लाल थी, दूसरी यकृत थी, तीसरी ग्रंथि है, तीसरी ये अग्नाशय है। तो ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके हार्मोन भी निकलते हैं और यहाँ से आपके एंजाइम भी निकलते हैं, तो ये मिश्रित ग्रंथि है। ओके, एंजाइम भी निकलते हैं, तो इसलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या है ये, पाचन में सहायक अंग है, ये तो आपको हमने बता ही दिया। कहाँ पर ये स्थित होती है, तो ये ड्यूडेनम जो होता है ना, हमारी छोटी आंत में जो ग्रहणी वाला पार्ट होता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, तो उनकी दोनों भुजाओं पर ये स्थित होती है। ये कैसी होती है, रंग पूछा जाए कैसा होता है अग्नाशय का, तो ये गुलाबी रंग की, ठीक है, ये गुलाबी रंग की होती है, क्योंकि मांसपेशियों के बने हुए पार्ट होते हैं, तो ये गुलाबी रंग की चपटी, ओके, चपटी तथा कोमल ग्रंथि है, चपटी तथा कोमल ग्रंथि है। बिल्कुल अग्नाशय आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल प्रश्न के माध्यम से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गुलाबी रंग की चपटी तथा कोमल ये ग्रंथि है। लंबाई इसकी कितनी होती है, लंबाई, ओके, लंबाई ये कैसी होती है इसकी, 12 से 15 सेमी होती है। ओके, 15 सेमी। ओके, चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाए, लंबाई तो 12 से 15 सेमी, चौड़ाई अगर आपकी पूछी जाए, चौड़ाई जो है आपकी 3 सेमी होती है। अब आपसे कमेंट मुझे चाहिए, आमाशय की चौड़ाई कितनी होती है, क्योंकि वो पाचन अंग का सबसे चौड़ा भाग आमाशय है, तो उसकी चौड़ाई कमेंट में हमें करिएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों करिएगा। ठीक है, तो चौड़ाई जो होती है किसकी, अग्नाशय की 3 सेमी होती है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं वजन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं। यकृत, लार, अग्नाशय
और ये जो आपके एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना, जो जो बता रही हूँ सबको रट लेना, पी लेना घोल के, ओके। जो जिस पेपर पे लिखो उसे पानी में घोलना और पी लेना, जिससे आपको याद हो जाए, ओके। बुरा मत मानिएगा, सब चीज़ें आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, अब भार की बात करते हैं कि इसका वजन कितना होता है, भार या वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। तो जो ये होती है 60 से, क्योंकि आपका यकृत कितना बताया था, 1.5 kg का होता है, तो ये 60 से 90 ग्राम की होती है, ठीक है, 60 से 90 ग्राम की होती है। जो आपका अग्न्याशय है 60 से 90 ग्राम का होता है। ये पित्त नलिका के साथ मिलकर गृहिणी में खुलती है, ये तो अभी हमने बता ही दिया था आपको। इसमें क्या होती है, लैंगरहैंस की धूपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की धूपिकाएं पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की धूपिकाएं पाई जाती हैं, धूपिकाएं पाई जाती हैं, ओके। क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस की धूपिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ओके। ये पूरी अग्न्याशय का कम से कम 1 से 2% भाग अकेले बनाती हैं। पूरा अग्न्याशय है जो मान लो अपने आप में 100% है, तो लैंगरहैंस की जो धूपिकाएं होती हैं, ये जो आइसलेट्स होते हैं, 1 से 2% इन्हीं का भाग होता है अग्न्याशय में। अब बात आती है ये लैंगरहैंस की जो धूपिकाएं हैं ये करती क्या हैं। तो पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं कि अग्न्याशय के कार्य क्या, उसी में आपको हम इसकी दीपिकाओं के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए अग्न्याशय के कार्य क्या हैं, तो आप कहोगे ये 2 कार्य मुख्यतः करता है। एक तो ये अग्न्याशयी रस का श्रावण करता है, अग्न्याशयी, मैं बार बार कहूँगी ये सारा क्लास 12 का नोट है, ठीक है। अग्न्याशयी रस का ये श्रावण करती है, श्रावण करती हैं, ओके। तो अग्न्याशयी रस का श्रावण जब ये करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अग्न्याशयी रस में, अग्न्याशय जो होता है इसमें पिंडक कोशिकाएं पाई जाती है। जो अग्न्याशय होता है इसमें क्या होती है, पिंडक सेल पाई जाती हैं, ठीक है, पिंडक सेल्स इसमें भी पाई जाती है, लेवल सेल जो होती है वो इसमें पाई जाती हैं, कोशिकाएं, ओके। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं यहीं से अग्न्याशय रस स्राव होता है। अगर आपसे पूछा जाए अग्न्याशय में किस भाग से, तो आप कहोगे जो इसकी कोशिकाएं होती हैं यहीं से अग्न्याशय रस निकलता है। कौन कौन सा रस निकलता है, एक तो हमने बताया आपको ट्रिप्सिन निकलता है, अभी हमने जो बताया था आपको वही सारी चीज़ें, ट्रिप्सिन निकलता है। दूसरा हमने बताया था आपको काइमोट्रिप्सिन निकलता है, काइमोट्रिप्सिन नोट कर लेना, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, काइमोट्रिप्सिन। तीसरा हमने बताया दूसरा हमने, ये तो एक ही है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, दूसरा हमने आपको बताया लाइपेज निकलता है जो कि वसा के लिए, और तीसरा हमने बताया एमाइलेज निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का। यहीं पर आपका, इसीलिए इनको हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रस निकलते हैं वो पूर्ण पाचन करते हैं आहार का। यहीं से आपका जो भोजन है, इनसे जो चीज़ें ये निकलेंगी यही कहीं ना कहीं जाकर इस तरीके से पाचन में भाग लेंगी कि यहाँ पर ये बात और है कि कुछ एंजाइम और भी सहायक होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि पूर्णता पाचन प्रोटीन का कौन करता है जिससे प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है, तो आप कहोगे इरिप्सिन प्रोटीन, ठीक है। तब आप ट्रिप्सिन नहीं कहोगे, इरिप्सिन कहोगे उसको, ठीक है। तो वो उसका प्रोसेस होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बताया, ट्रिप्सिन। अभी हमने आपको बताया था आमाशय से कौन सा निकलता है, पेप्सिन, रेनिन, और ध्यान रखिएगा आमाशय से पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज निकलता है। वो भी लाइपेज है लेकिन ये भी लाइपेज है, ठीक है। तो वो जठर लाइपेज कहलाता है जो वहाँ से निकलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज निकलता है, कहाँ से, अग्न्याशय रस से। क्लियर हुआ। अब ये तो सभी को पता है ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचित करेगा, और लाइपेज वसा का, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। अब हम बात कर रहे थे लैंगरहैंस की धूपिकाएं क्या काम करेंगी उसकी। पहला कार्य हमने आपको बताया था, ये क्या करते हैं, रस का श्रावण करती हैं। तो दूसरा क्या काम होगा, दूसरा होगा हार्मोन का, मतलब एंजाइम का श्रावण करना ये काम है, दूसरा हार्मोन का श्रावण करना ये काम है। ये 2 काम इसके मुख्य कार्य हैं, ठीक है। और इन्हीं से पूरे काम इसी से चलते हैं, मतलब बड़े बड़े काम करते हैं। ये नहीं ये 2 काम है तो बहुत छोटे हैं, ये बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसमें जो 2 काम है यही इतने बड़े हैं, किसी से सब कुछ हो जाता है। तो हार्मोन का जो श्रावण होता है, तो आपसे पूछा जाए ये श्रावण कहाँ से होता है, तो यही लैंगरहैंस की धूपिकाओं से होता है। लैंगरहैंस की जो धूपिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस की धूपिकाएं जो होती हैं, ठीक है। तो लैंगरहैंस की जो धूपिकाएं आपकी होती हैं, जिन्हें आइसलेट्स ऑफ सेल कहते हैं, इससे 3 प्रकार की सेल निकलती हैं। कितनी, 3 प्रकार की सेल निकलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं, तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, नंबर 1 आपकी होती है बीटा कोशिका, बीटा सेल कह सकते हो, बीटा सेल या बीटा कोशिका आप जो चाहो कह सकते हो, ठीक है। इस बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है। जब इसके निर्माण में कमी होती है, ग्लूकोज रक्त में घूमता रहता है और हम डायबिटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है।
दूसरा होता है, आप जानते हो, अल्फा, बीटा, गामा, सबने पढ़ा होगा। दूसरी होती है अल्फा सेल। तो अल्फा सेल से क्या निकलता है, आपका ग्लूकागॉन निकलता है, ठीक है। तीसरी होती है आपकी गामा सेल, गामा सेल से क्या निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है, गामा से सोमेटो। ग्लूकागॉन किससे निकलता है, अल्फा, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। गामा अल्फा से ग्लूकागॉन भाई कॉपी में लिख लीजिएगा, अल्फा से निकलता है। और गामा से कौन निकलता है, गामा से आपका निकलता है सोमेटोस्टेटिन। ये सारे प्रश्न आपके पीजीटी में पूछे हुए हैं, सोमेटोस्टेटिन। ये क्लास ऐसी क्लास है ना, मुझे लगता है कि 3-4 प्रश्न आपके, 1-2 नहीं 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, आपने अगर अच्छे से इसको पढ़ा तो। सारे ये प्रश्न इनमें से बनने ही वाले हैं, किसी भी फॉर्म में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, पर ये प्रश्न आपके बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सॉलिड कंटेंट आता है यहाँ से कि यही आएगा, ओके। अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहीं से आना है, ऐसे है चीज़ें, बस थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाता है। तो अब हम बढ़ जाते हैं क्लास में क्वेश्चन 7 में, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम थोड़ा जल्दी करें, बहुत क्लास लंबी हो रही है। मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, इसलिए मैं ये क्लास कर पा रही हूँ, नहीं तो अब तक ये क्लास में मैं खांसना स्टार्ट कर देती, ठीक है। तो 7 है, कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण है। ए है स्टेफिलोकोकस, बी है ई कोलाई, सी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, डी है माइकोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, भाई हमारे लिए पेप्टिक अल्सर के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कौन सा आंसर सही होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। वैसे इसको हेलिकोबैक्टर भी बोला जाता है। ये जो पेप्टिक अल्सर होता है, इसमें होता क्या है, जो आमाशय हमारा होता है, ठीक है, आमाशय प्लस पक्वाशय जो होता है, ड्यूडेनम, पक्वाशय जो होता है, उसकी श्लेष्मिक झिल्ली पर क्या होता है, इसमें घाव हो जाता है, श्लेष्मिक झिल्ली पर घाव हो जाना, श्लेष्मिक झिल्ली पर घाव हो जाना, इसमें ये कंडीशन होती है। घाव हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं घाव के कारण, और जो आमाशय की झिल्लियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं, गलकर क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं। जिस वजह से ये, भाई आप जानते हो, कोई भी फूड आप खाते हो तो वो कहाँ, आमाशय में ही जाता है आपके, वहीं पर आपके अम्लीय पाचन होता है, आपके पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज निकलता है। लेकिन जब इसी में घाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको खाना जो भी है आप खाओगे तो वो आपको जलन करेगा, आपको परेशानी होगी, दर्द होगी, पीड़ा होगी। तो इसी चीज़ को, जो आपकी ये नष्ट हो रही है झिल्ली, ओके, तो इसी को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसके लिए जिम्मेदार है, ओके। क्वेश्चन है 8, एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है, पेप्सिन, इंसुलिन, टाइलिन, बाइल जूस, तो हम सभी जानते हैं ये क्या है, टाइलिन और टाइलिन, और हमने अभी क्या बताया था आपको, लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो सबसे पहले मुख में भोजन जाता है, मुख के बाद ग्रसनी में जाता है, ओके, ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से बॉडी के लिए अवशोषित कर दिया जाता है, शेष बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से निकल जाता है जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये कम से कम 9 मीटर का एरिया कवर करती हैं। पूरे पाचन तंत्र की लंबाई, आहार नाल की लंबाई 9 मीटर तक, आहार नाल की लंबाई पूछी जाए कितनी होती है, 9 मीटर होती है। जब व्यक्ति मरता है तो ये 10 मीटर की हो जाती है, 1 मीटर मृत्यु के दौरान बढ़ जाती है, ठीक है, 1 मीटर मृत्यु के दौरान बढ़ती है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए आहार नाल नॉर्मली 7 से 9 मीटर आंसर माना जाता है कि कब बढ़ जाती है, तो आप कहोगे मृत्यु के बाद बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है, 1 मीटर। क्वेश्चन 10 है, अग्नाशयी रस में निम्नलिखित नहीं होता, ए है पेप्सिन, बी है लाइपेज, सी है एमाइलेज, डी है ट्रिप्सिन। तो अग्नाशयी रस में क्या नहीं होता, अब आपको ये चीज़ क्या मुझे बतानी पड़ेगी, आप सभी समझ गए क्या नहीं होता, भाई पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज आपके पाया जाता है आमाशय में भी, आमाशय में, और इधर लाइपेज तो आपके खैर अग्नाशय में भी पाया जाता है, एमाइलेज भी पाया जाता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी पाया जाता है, तो पेप्सिन नहीं पाया जाता, ओके, याद हो गया होगा अब तक। तो क्वेश्चन है 11, ऊतक तंतु के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपचय, उपचय, संश्लेषण या पुनरुत्पादन, क्या कहलाती है भाई, जब ऊतक टूटते हैं, ओके, ऊतक जो तंतु टूटते हैं तो उसको तो हम अपचय कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो अपचय है आपका और ये उपचय है, ये मिलकर क्या कहलाता है, आपके मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ओके, क्लियर हुआ। इन दोनों की सम्मिलित क्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो अपचय होता है, जो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, तो ये जो भोजन के टूटने, भोजन टूटना,
व उसका विभक्त होना विभिन्न खंडों में बंटवारा होकर उसका डाइजेशन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करेगा, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन रेनिन करेगा। तो ये एक तरीका ये विभक्तिकरण है ना। ओके, तो यहाँ पर जो होता है सबसे सरलतम रूप में जब ये विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, एमिनो प्रोटीन से एमिनो एसिड बन जाता है, ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज। ओके, फिर ये जब बन गया, मान लो प्रोटीन से एमिनो एसिड बना, तो अब जाके अपनी बॉडी में इसको काम भी तो करना है भाई, कोशिकाओं का निर्माण करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं का निर्माण करना। तो प्रोटीन थोड़ी ना करता, प्रोटीन में पाए जाने वाला एमिनो एसिड करता है। तो वो क्या हो गया आपका उपचय हो गया। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाता कि ऊतक तंतुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो आप कहते हैं उपचय, ठीक है, उपचय, जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये कैटाबॉलिज्म में देखो यहाँ पर भोजन टूट रहा है, मतलब पट रहा है, ऐसे याद रखो। तो ये कैटाबॉलिज्म, इंग्लिश वर्जन देखना ज़्यादा सही रहोगे। निर्माण हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो उपचय है, एनाबॉलिज्म है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। डीग्लूटिएशन की क्रिया डैश मतलब डैश की क्रिया है क्या? निगलने की, उत्सर्जन की, चबाना है, इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जन तंत्र की भी क्लास पढ़ी है, चैनल पर आप देख सकते हो। तो डीग्लूटिएशन की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं निगलना। कोई भी फूड हम जब निगलते हैं खाते समय, ठीक है, जैसे हमने मुंह में भोजन लिया, मुंह का भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। मुख का भोजन लार मिला हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम जब निगलते हैं तो उसे हम निगलना कहते हैं, इंग्लिश में डीग्लूटिएशन कहते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं है? यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, यह सभी। प्रश्न पूछा गया है उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं है। उदर आंत्र नलिका के भाग क्या है? आपको पता ही होगा, छोटी आंत, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, छोटी आंत होता है, ओके, बड़ी आंत होता है और आपका ग्रासनली होता है। तो ये सारे क्या हैं आपके उदर आंत्र नलिका के मुख्य भाग हैं। 3 ये मुख्य भाग होते हैं इसके उदर आंत्र नलिका के। तो 3 भाग तो ये हो गया। अब इनमें कोई मिल रहा है? छोटी आंत, बड़ी आंत नहीं है, कोई भी नहीं है। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ओके, अब आपको ये याद करने बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं है। अगली बार हो सकता है आपको यही प्रश्न दे दिया जाए, बस नहीं हटा दे और ऑप्शन आपको ये तीनों सेम मिल जाए, तो आप क्या कहोगे? ये तीनों सही हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि आंसर गलत, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, मतलब यकृत भी नहीं है, पित्ताशय भी नहीं है, अग्न्याशय भी नहीं है, तो आपको ये याद होंगे तभी तो आप कर पाओगे। अगर मान लो अगली बार भी यही प्रश्न रिपीट कर दिया, PYQ मान लो कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, तो फिर भी आपको तब भी याद होना चाहिए कि आपको पता होगा छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रासनली, ये हमारी उदर आंत्र नलिका के भाग हैं, ठीक है। तो आपको जब ये याद होंगे तो आप ऐसे ही बता दोगे ये गलत है आंसर, सभी मतलब गलत हैं ये सारे ऑप्शन। तो याद तो आपको तब भी करना है। ये वाला प्रश्न उल्टा पूछा जाए तो भी याद करना है, सीधा पूछा जाए तब भी याद करना है। क्वेश्चन है 14। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ए है 96.9%, बी है 99.27%, सी है 43.7%, डी है 45%। तो आप सभी जानते हो जो लार में पानी की मात्रा होती है वो 99.27% तक यहाँ पर होती है, ठीक है। ओके, और भी तत्व पाए जाते हैं पर पानी सबसे ज़्यादा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति क्या कहलाती है? ए है संकुचन, बी है मैस्टिकेशन, सी है निष्कासन, डी है पेरिस्टालिसिस। तो इसमें से जो उदर आंत्र नलिका की आधारभूत जो प्रेरक गति है, क्या है? स्टिमुलेटिंग जो इसका कह सकते हैं गति है जो भी है, ठीक है, तो उसे हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमें कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं सॉरी थोड़ा मैं थक चुकी हूँ, मुझे सच में दिक्कत हो रही थी। अगर मैं इतना स्लो नहीं बोलूँ, इतना रुक रुक के नहीं बोलूँ तो मैं ये क्लास नहीं कर पाऊँ पूरी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे।